मेरी आवाज न्यूज 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। कि मुझे पहले बोलकर जाना इसलिए है कि राहुल गांधी जी नागपुर में अभी आने वाले 5 बजे और 5 बजे से पहले मुझे नागपुर पहुंचना है। तो आपसे इजाज़त ले कि प्रोग्राम चालू रहेगा। डीपी सावंत जी, वजाहत मिर्जा जी सब आपके सामने अपने ख्यालात का यहाँ पर इजहार करेंगे और आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शायद मैं वक्त से पहले आज ही आ गया यहाँ पर, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ पर तय हुआ था और अचानक राहुल जी का आना नागपुर में शाम को तय होने से मुझे नागपुर पहुँचना पड़ रहा। तब भी आपके सामने मैं चंद बातों से आपको विनती करूँगा। हमारी छोटी बहन ने यहाँ पर, मेरी बेटी बहन क्या मेरी बेटी है, जिसने आपके कम्युनिटी के पूरे सब डिमांड्स मेरे सामने रखे। तो उसने कहा आई डिमांड, वी डिमांड, वी डिमांड, वी डिमांड, सब डिमांड ही डिमांड मेरे सामने रखे हैं। मैं डिमांड नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आई रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट कंसिडर मी एंड देन आई विल टेक केयर ऑफ योर डिमांड। क्योंकि आपकी डिमांड्स ये मेरी डिमांड है, आपके प्रश्न ये मेरे प्रश्न हैं। और माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्शन देना और माइनॉरिटी कम्युनिटी को इस देश की मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी ये कांग्रेस पार्टी की है। और मैं सदर होने के नाते हमारे माइनॉरिटी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी इश्यूज का जिक्र मेरी बेटी ने यहाँ पर किया है कि आप करने वाले हैं, वो सभी इश्यूज हमारे सामने हैं। दोस्तों, एक कहावत है हिंदी में, सर सलामत तो पगड़ी 50। प्यार वालों का राज फिर होगा, कांग्रेसी मिजाज फिर होगा। प्यार वालों का राज फिर होगा, नफरतों वाले 4 दिन के हैं, आपके सर पे ताज फिर होगा, आपके सर पे ताज फिर होगा। आली जनाब अशोक राव जी चौहान साहब। मेरी लड़ाई है उन फिरकाप्रस्त ताकतों से लड़ाई है जिन्होंने देश को तबाह कर दिया है पिछले 5 सालों में। क्या आप वही महसूस करते हैं जो मैं महसूस करता हूँ? क्या आप वही इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं जो मैं महसूस करता हूँ? तो फिर अगर हम एक जैसा सोचते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए एक ही बात, हमारा मकसद ये है कि देश में जो ये कैंसर फैला हुआ है, इस कैंसर से इस देश को मुक्त करना है, ये हमारा टारगेट है दोस्तों। और इसका जालिम उपाय कहीं होगा तो हमारा बैलेट बॉक्स है जिसमें हमको सही फैसला करना है। चंद लोगों को खड़ा कर दिया जाता, नांदेड़ की परंपरा है, नांदेड़ ने पूरे देश में यही परंपरा है। चंद लोगों को ऐसे खड़ा किया जाता है जो वोट, उनको पता है कि जो वोट बीजेपी को नहीं मिलेंगे, जो वोट शिवसेना को नहीं मिलेंगे, वो कांग्रेस को नहीं मिलने चाहिए, और कांग्रेस को नहीं मिलने चाहिए तो तीसरे आदमी को खड़ा कर देते हैं जो वोट खा जाता है और फायदा बीजेपी का हो जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ? आज यही एक्सपेरिमेंट, यही प्रयोग आज नांदेड़ में हो रहा है। दोस्तों, क्या हम सिक्योर नहीं? हमारी देश आज़ाद मुल्क है, आज़ाद मुल्क के हम लोग हैं। क्या हम आज़ाद मुल्क में आज़ाद जिंदगी जीना ने हमारा हक नहीं है? क्या हम पे कांस्टेंट डर हो, भय हो, फिरकाप्रस्त ताकतों की हमारे पर हमेशा मद नजर रहे और हमको डरा बुझाकर इस देश में एक ऐसे अनजान व्यक्ति की तरह हमको रहना पड़ता है जिसमें हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है? क्या हम यही चाहेंगे? पिछले 5 साल में यही हुआ है। मॉब लिंचिंग के नाम पर कितने लोगों को मारा गया है, पूछिए। क्या उसके हाथ में थैली है, उसके थैली में गोश्त है, और गोश्त क्या वो देखे बगैर लोगों को पीटा जाता है, लोगों को मारा जाता है और सरकार चुप बैठी हुई है? तो सरकार का काम नहीं है इन चीज़ों को रोकना? क्यों ऐसा हुआ? देश में कई घटनाएं हुई है जिसमें माइनॉरिटीज़ के हमारे लोग, हमारे नौजवान साथियों को मारा जाता है, सिर्फ शक की बुनियाद पे मारा जाता है। थैली मिलती है, गोश्त किसी और का निकलता है और फिर कहा जाता है गलती हो गया। अरे आदमी तो मर गया ना भाई, आदमी तो मर गया, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। मालेगांव की बॉम्ब ब्लास्ट की केस आज भी चल रही है। मालेगांव के बॉम्ब ब्लास्ट में साध्वी को पकड़ा जाता है, एक कर्नल को पकड़ा जाता है, और जब कोर्ट में मामला जाता है तो सरकारी वकील रोहिणी सालियन बयान देती है कि मुझको ऊपर दबाव है कि इस केस को ढीला करूं। ऑन रिकॉर्ड है।
वकील साहब यहाँ बैठे हुए हैं और रिकॉर्ड है, सरकारी वकील का बयान रिकॉर्ड पर है कि इस केस को रफा दफा करने के लिए आप बिल्कुल ढीला कर दो केस को। एक सरकारी वकील, क्या चल रहा है क्या? जस्टिस लोया की इंतकाल होता है, क्या ये मर्डर है या और कुछ है, इसका पता लगाने की किसी की हिम्मत नहीं है। इस तरीके के दबाव मामला चलता है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक कुछ नहीं होता है और इसके बारे में ना कुछ हुआ है, पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस चलमेश्वर, सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने मकान पे लेते हैं। उनके साथ में 2 सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस जो सर्विस में, वो भी बयान देते हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम, इस देश की जो डेमोक्रेसी है वो हमारी इंस्टीट्यूशन बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, देश में डेमोक्रेसी रहेगी नहीं रहेगी, इसके बारे में हमें शक है। रिटायरमेंट होने के बाद में जस्टिस जोसेफ कुरियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर कहा कि हमको यह महसूस होता है कि हमारा कोर्ट भी बाहर से कहीं पर रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, ये संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये सब संस्थाएं ढीली हो गई है। ये संस्थाएं अपनी आज आखिरी घड़ी गिन रही है कि सरकार का उनके ऊपर दबाव है, कंट्रोल है। सीबीआई का आदमी 24 घंटे में निकाला जाता है, क्यों? उसके पास ऐसे कुछ कागज है कि जिसकी वजह सरकार डरी हुई है, प्रधानमंत्री डरते हैं ये कागजात अगर बाहर आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं इसलिए इन चीजों का यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। क्या ऐसी हुकूमत इस देश में हमें चाहिए? क्या देश का चौकीदार, देश की चौकीदार की बात की जाती है, लोग आज कहते हैं देश का चौकीदार, ये हर आदमी की जुबान पे बात है। राफेल की खरीदी, 550 करोड़ का जहाज 1550 करोड़ में खरीदा जाता है। 1000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़ की रिश्वत जहां देने की बात होती है, वो मामला है क्या? जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। कोर्ट में से कागज फाइल में से गायब हो जाते हैं। ये कई डेमोक्रेसी है? सरकार चल रही है या सब्जी मंडी चल रही है? दोस्तों, सब्जी मंडी का हिसाब भी ठीक रखते हैं हमारे भगवान लोग। ये क्या चल रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो सवाल ये है कि माइनॉरिटीज, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हर बाकी की माइनॉरिटीज भी आज बड़े परेशान हैं कि अगर ऐसे लोग 5 साल में दोबारा चुनकर आते हैं तो इस देश की डेमोक्रेसी कायम नहीं रहेगी, इस देश का संविधान नहीं रहेगा और अगले 5 साल के बाद शायद आपको वोट करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं नहीं बोल सकता। वो कहेंगे आपका वोटिंग हो गया है, हमारा प्रधानमंत्री अभी हमेशा के लिए प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर बन गए, आपके वोट की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यही सिलसिला इस देश में अगर चलता रहा तो हमारा काम क्या है? बस जो बोला वो सुनो। हम जो खाएंगे सरकार बोलेगी वो खाएंगे, सरकार बोलेंगे वो पहनेंगे। यहाँ तक कि हमारी पर्सनल लॉ में दखल भी दिया जाता है, हमारी मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी इंटरफेरेंस होता है। क्या करना है? तो उनकी डेमोक्रेसी में उनको इतनी मेजॉरिटी मिल गई है, वो बोलते तुमको गिनने की जरूरत ही नहीं है कि आने का है तो आ जाइए, वरना आप जाइए, हम निपट लेंगे, क्या करना है आपसे। दोस्तों, ये डर है, इस आज के सिस्टम का डर है। अगर हम चुपचाप बैठेंगे दोस्तों तो आज इन हालातों से इस देश को गुजरना पड़ेगा। हाई कोर्ट नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे बताइए, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात थी, 5 साल में 10 करोड़ लोगों को नौकरी की देने की बात थी। आज कहते हैं नौकरी नहीं मिली भैया, तो जाके वहां पर स्टेशन के बाहर खड़े रह के पकौड़े तलने का काम भी करो, उससे पैसे मिल जाते हैं। क्या ये मजाक नहीं है हमारे उन नौजवान साथियों से, बच्चों से, लड़कियों से जो आज हमारे इंस्टीट्यूशन से अच्छी तालीम पाकर बाहर निकलते हैं? क्या पकौड़ा तलने के लिए निकलते हैं? क्या पकौड़ा तलना कोई बुरी बात नहीं है, पर पढ़ा लिखा नौजवान साथी या लड़की जो पढ़ के निकलती है, जिसके माँ बाप बड़ी उम्मीद के साथ में वे उम्मीद करते कि हाथ को नौकरी मिल जाए, जिन्होंने बड़ी उम्मीद से पिछले 5 साल पहले भाजपा को वोट दिया है, नांदेड़ के लोगों ने नहीं दिया, नांदेड़ के लोगों ने मुझसे चुन कर दिया है। तो सभी जो चीजें हैं, स्टेडियम है, माइनॉरिटी के हॉस्टल्स है, सब चीजों को मैं जरूर ध्यान देंगे और इसके ऊपर रास्ता निकालने प्रयास ये करेंगे और इनके पास ये सरकार के पास दी जाएंगे। सरकार अपनी होनी चाहिए। ये जो भी फैसले करने हैं ये सरकार के जरिए तक कुछ होगा। इनका सरकार का मंत्री बोगस है, उसकी डिग्री बोगस है, वो क्या काम करेगा? इस सरकार का नुमाइंदा विनोद तावड़े जी की डिग्री के बारे में कई चीजें बाहर निकली है, ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, पर जिनकी डिग्री के बारे में लोगों में शक है वो क्या हमारे काम करेगा? सवाल ये है कि सब इश्यूज को ध्यान में रखेंगे, इस पे ध्यान दिया जाएगा
जरूर इसमें मदद करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, 18 तारीख को चुनाव है, 18 तारीख के दिन मैं चाहूंगा हमारे सब माइनॉरिटीज, हमारे सब सोचने वाले सब, मैं खास करके हमारे सिद्दीकी साहब का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये बड़ा फर्म स्टैंड लेके कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए मुझे यहाँ पर उन्होंने साथ दिया है, मैं भूल नहीं सकता हूँ। हमारे वालिद के पुराने साथी रहे हैं हमेशा, इसलिए मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ, आज भी करता हूँ। और हमारे बारी साहब के भी वालिद जो है अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, वो भी एक जमाने में कांग्रेस के यहाँ पर MLA के कैंडिडेट थे। मैं जिक्र इसलिए करता हूँ कि कांग्रेस ने उस टाइम चौहान साहब ने अब्दुल करीम सिद्दीकी को टिकट दिए थे। बात सही है कि नहीं? तो सवाल ये है कि हमारे दिल में ऐसी कोई बात हम चाहते हैं, हमारी इच्छा जरूर है, जिसको हम खड़ा करें चुन के आना चाहिए, गिराने के लिए खड़ा नहीं करना है, चुन के आने के लिए खड़ा करना है, ये हमारी इच्छा है। इसीलिए इन चीजों का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ। दोस्तों, ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, जो बात मैं मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल की बात बोल रहा हूँ। मन की बात दूसरे बोलते हैं, हम दिल की बात बोल रहे हैं। मेरी इच्छा है कि आपका सबका साथ मिले आने वाले चुनाव में 18 तारीख के दिन। आप सभी, और किसी बात को सोचने की जरूरत नहीं, दूसरे पार्टी को भूल जाइए, वो वोट खराब कर देंगे। आपका वोट जीतने वाले कैंडिडेट के पीछे खड़ा कर दीजिए, और मैं इंशाल्लाह आपका जीतने वाला कैंडिडेट रहूंगा। ये मैं यहाँ पर आपके सामने आपके विश्वास के जरिए ये मैं कहना चाहूंगा। आपसे मदद की अपेक्षा रखता हूँ, आपके वोट की अपेक्षा करते हुए पंजे पर आप बटन दबाइए और मुझे कामयाब कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, चंद लोग यहाँ पर अपने विचार रखेंगे। मैं इजाजत चाहता हूँ कि मैं नागपुर में राहुल गांधी जी को वहां मिलने जा रहा हूँ। धन्यवाद। इधर ऐसा